हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर डॉट अविनाश। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी की क्लास 12th की एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 5th, जो कि है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन सी कंट्रीज साउथ एशियन रीजन में इंक्लूडेड होती हैं, फिर उनकी पहले सिचुएशन क्या थी, मतलब उनके इधर कौन से टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है और वो कैसे गवर्नमेंट एग्जिस्ट की है, मतलब उसकी हिस्ट्री क्या है, और आज क्या क्या रिलेशंस हैं जो ये साउथ एशियन रीजन है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो इस नोट के साथ हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपको इस पूरे वीडियो के जो नोट्स हैं वो डाउनलोड करने हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम अपना इस चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले ओवरव्यू कि हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे, क्योंकि ये जो साउथ एशियन नेशंस हैं उसमें कौन सी कंट्रीज़ हैं वो तो देखना ही है, पर उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि ये साउथ एशियन नेशन में जो कंट्रीज़ हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज़ भी हैं और वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, वो हम सबको पता है। क्योंकि देखिए हम इंडिया है और इंडिया साउथ एशियन रीजन में आता है, तो हमें पता है यहाँ पे इंसर्जेंसी का बहुत ज़्यादा बड़ा इशू रहता है कि इंसर्जेंसी डे बाय डे कुछ ना कुछ इश्यूज अराइज करती रहती है। फिर थर्ड चीज़ जो इस पूरे चैप्टर में इंक्लूड की जाएगी वो ये की जाएगी कि कैसे अगर रीजनल कोऑपरेशन हो तभी यहाँ पे प्रोस्पेरिटी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। क्योंकि हमने बात की यहाँ पे इंसर्जेंसी बहुत है, तो इंसर्जेंसी को टैकल करने के लिए रीजनल कोऑपरेशन ज़रूरी है, और ये रीजनल कोऑपरेशन से अगर हम इंसर्जेंसी को टैकल करेंगे तभी वहाँ पे प्रोस्पेरिटी जो है उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो कैसे वर्क करती है। तो चलिए हम टर्न बाय टर्न ये सारी चीज़ें अपने डिस्कशन में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले साउथ एशिया क्या है, मतलब साउथ एशिया में कौन सी कंट्रीज आती हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया। आप इसको ऐसे देखिए, एक ही साउथ ऑफ एशिया, ठीक है। साउथ ऑफ एशिया में इंडिया तो है ही है, तो आप इंडिया को तो आसानी से याद रख सकते हैं। इंडिया के साथ जो पाकिस्तान है वो पहले इंडिया का पार्ट था, तो पाकिस्तान भी आप याद रख सकते हैं। और पाकिस्तान से ही बांग्लादेश बना है, तो बांग्लादेश भी आपको याद हो जाएगा। फिर अगर आप इंडिया का मैप अगर आप हल्का सा भी अगर आपको ध्यान रहे तो आपको पता होगा वहाँ पे भूटान जो है वो बिल्कुल इंडिया के मैप के साथ आता है, ठीक है। नेपाल वो भी इंडिया के साथ आता है। श्रीलंका वो भी नीचे बिल्कुल साथ में रहता है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इन्हें याद रखना आसान है आपके लिए। फिर उसके बाद सिर्फ एक कंट्री रह जाती है जो साउथ एशियन रीजन में आती है, और वो कौन सी है, मालदीव्स। आपको पता है मालदीव्स भी जो है वो इंडियन ओशन में है, सो दैट मीन्स इंडियन ओशन, तो इसका मतलब वो भी साउथ एशिया में है। तो इस तरह से आप ये सारी साउथ एशियन जो नेशंस हैं उन्हें याद रख सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि इनकी लोकेलिटी कैसी है, मतलब इसकी जो फिजियोग्राफी है वो कैसी है। आप इंडिया का ही एग्जाम्पल लेके चलिए। इसके नॉर्थ में क्या है, हिमालयास, और इसके साउथ में क्या है, इंडियन ओशन। इतना तो हमें अच्छे से पता है। और इसके ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल। आपको पता है ना, ईस्ट में आता है बंगाल, तो इस वजह से बे ऑफ बंगाल। और इसके वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से फिजियोग्राफी याद रख सकते हैं साउथ एशियन नेशंस की। ये हमने देख लिया। फिर देखिए अफगानिस्तान और म्यांमार वैसे तो साउथ एशियन रीजन का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया साउथ एशियन रीजन में कौन सी कंट्रीज आती हैं, पर फिर भी जब हम साउथ एशियन रीजन की बात करते हैं तो ये दोनों कंट्रीज इंक्लूड की जाती हैं, बिकॉज क्योंकि इनकी जो टाइज है या इनका जो रिलेशन है ये साउथ एशियन रीजन के साथ, उसके कारण जब हम साउथ एशिया रीजन की बात करते हैं तो हम इनकी भी बात करते हैं। फिर चाइना तो नेचुरली साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, बट स्टिल वो इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। और क्योंकि देखिए जो चाइना है वो इंडिया के खिलाफ हमेशा अपने जो अथॉरिटी है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। और ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़, देखिए आपको पता है ये सारी स्मॉल कंट्रीज़ हैं, तो ये सारी जब भी इंडिया से नेगोशिएशन करती है तो ये चाइना कार्ड प्ले करती है। मतलब ये ऐसा बोलती है कि देख लीजिए अगर आप ये प्रोवाइड कर रहे हो ठीक है, अदरवाइज हम चाइना से ये चीज़ बोरो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चाइना को इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनाती हैं जब हम साउथ एशियन रीजन की बात करते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है साउथ एशियन रीजन है क्या।
अब बात आती है वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। अगर हम इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो वो डेमोक्रेटिक रही है थ्रू आउट, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने में सही सक्षम रही है। पर बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो मिक्सचर है। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे कभी सिविलियन मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है तो कभी मिलिट्री रूलर्स रहे हैं। नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। अगर आपको ध्यान हो तो हमने पहले जो अपनी NCERTs की बुक्स डिस्कस की हैं तो उनमें भी हमने देखा था कि कैसे नेपाल में जो लोग थे उन्होंने अपने आप को अराइज किया, प्रोटेस्ट किए ताकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो सके। तो जो नेपाल था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था पहले, और भूटान तो आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है कि जिसमें कि जो किंग है वो हेड ऑफ स्टेट है। पर हाँ, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रहती है। तो ये सब दिखाता है कि ठीक है चाहे कुछ भी बोल लीजिए, पर साउथ एशियन रीजन में मोस्टली जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उन्हें चेरिश किया जाता है, क्योंकि जो सिविलियंस हैं ये साउथ एशियन रीजन के वो हमेशा से ही ऐसा चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वही इस्टेब्लिश हो सके। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम हो जाता है। अब फिर पाकिस्तान, अब हम एक टर्न बाय टर्न हर किसी की बात करते हैं, हर कंट्री की। तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात होती है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश हुई। सबसे पहले जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, वो पाकिस्तान में वर्केबल रहा फ्रॉम मार्च 1956 टू 1958। उसके बाद वहाँ पे कूप हो गया। देखिए पाकिस्तान में अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो क्या होता है, थोड़ी देर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, फिर कूप हो जाता है, फिर जो जनरल होता है मिलिट्री जनरल वही अपने आप को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर या एज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शो कर देता है। तो यही हर केस में आप देखेंगे तो हो रहा होगा। क्या हुआ, पाकिस्तान में कूप हुआ जिससे मार्शल लॉ इम्पोज करके जो जनरल मोहम्मद अयूब खान थे वो अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर के फॉर्म में उन्होंने अपॉइंट कर लिया और फिर बाद में अपने आप को इलेक्ट भी करवा लिया एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो मैं वही बोल रही थी कि जो पाकिस्तान है उसका जो हिस्ट्री है वो ऐसा रहता है कि वहाँ पे कूप होता है और फिर बाद में वो अपने आप को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दिखा देते हैं। फिर हुआ क्या, ठीक है इन्होंने अपने आप को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दिखा दिया, मगर लोगों के बीच में इनके खिलाफ डिससेटिस्फेक्शन था। इस वजह से फिर फाइनली दोबारा से कूप हुआ जनरल याह्या खान से। उनके ही टाइम में जो बांग्लादेश क्राइसिस थे वो अराइज हुए थे। फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट आई जुल्फिकार अली भुट्टो की 1971 से 77 में। तो वही है, बीच में कभी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो रही थी, नहीं तो मिलिट्री रूल आ रहा था। मिलिट्री रूलर जो थे वो अपने आप को खुद इलेक्टेड करवा लेते थे। तो यही सब पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मिलिट्री कूप हुआ फिर से 1977 में, और फिर लोगों के द्वारा प्रो डेमोक्रेसी जो मूवमेंट थी वो चलाई गई, एक ही हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। फिर फाइनली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाकिस्तान के लोगों को मिली 1988 में अंडर बेनज़ीर भुट्टो। पर फिर से क्या हुआ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में उन्हें रिमूव कर दिया और अपने आप को इलेक्ट करवा लिया 2001 में। जैसे कि मैंने बोला कि मोस्टली जनरल्स वहाँ यही करते थे। तो ये सारी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की। और आपको पता है आज भी जो पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है जितनी कि उनके मिलिट्री जो लोग हैं उनके पास है। उसके क्या रीज़न है, कि जो वहाँ पे डेमोक्रेसी है वो स्टेबल नहीं रह पाती। सबसे पहले सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्गी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी। जहाँ पे भी जो धर्म है वो मेन आ जाएगा किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो जो क्लर्गी लोग होंगे वो हमेशा अपने हिसाब से लोगों को मॉड्यूलेट करवा के जो रूल्स हैं उसे इस तरह से फ्रेम करेंगे कि उनकी हमेशा बात ऊपर रहे। और अगर उनकी बात ऊपर रहेगी तो ये पक्की बात है डेमोक्रेसी वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी, और वही यहाँ पे हो भी रहा था। फिर सेकेंड क्या है, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया मेड प्रो मिलिट्री ग्रुप्स। देखिए हमेशा जो ऐसा बोला जाता है वहाँ की मिलिट्री है वो ऐसा दिखाती है कि पाकिस्तानियों को इंडियन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये मिलिट्री ही है जो उन्हें इंडिया के इस खौफ से बचा रही है। तो ये सेकंड चीज़ है। इस वजह से क्या होता है कि मिलिट्री जो वहाँ के लोग हैं वो उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी और पावर आ जाती है।
फिर थर्ड, लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल। एक ही जो पाकिस्तान में सपोर्ट है डेमोक्रेटिक रूल की वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा, वो भी बहुत कम है, क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी की हमने देखा था ना कि जो हेजेमनी है जैसे यूएस वगैरह, तो वो डेमोक्रेटिक या जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो सब पे इम्पोज करना चाहती है सॉफ्ट पावर के द्वारा, मगर वो सॉफ्ट पावर पाकिस्तान के केस में यूज़ नहीं करना चाहती है। मतलब ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर वो चाहे सॉफ्ट पावर अपनी दिखाने के चक्कर में वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर सकती है, पर यूएस भी इतना ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो ये भी एक कारण है कि इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान इज़ वेरी लेस। तो इस वजह से जो लोग हैं या जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक नहीं हो पाती है। अब बात आती है बांग्लादेश की। हमें पता है बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था 1947 से 1971 में। पर हुआ क्या, देखिए जो पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में भी क्या था, एक तो पंजाब एरिया था और दूसरा बंगाल एरिया था। इसी वजह से आज अगर आप देखेंगे तो हमारे कंट्री में सिर्फ एक बंगाल है, तो मगर हम उसे वेस्ट बंगाल बोलते हैं। उसका क्या कारण है, यही तो है क्योंकि वो वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड हुआ था। तो जो ईस्ट बंगाल था वो पाकिस्तान के पास गया था और जो वेस्ट बंगाल था वो इंडिया के पास रहा था। तो ये जो पाकिस्तान के पास पंजाब और बंगाल का एरिया था, देखिए पंजाब के लोग की एथनिटी अलग थी, बंगाल की अलग थी। बंगाल के लोग बंगाली थे और पंजाब के पंजाबी थे। तो होता क्या था कि ये जो बंगाली लोग थे, मतलब वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे, उन्हें ऐसा लगता था कि उनके ऊपर पंजाबी जो लोग हैं वो अपनी अथॉरिटी इम्पोज करते हैं। जैसे अपनी कोई लैंग्वेज है, उनकी उर्दू लैंग्वेज है, तो वो उर्दू लैंग्वेज बंगाली लोगों को भी कहते थे कि तुम भी यही लैंग्वेज फॉलो करो। जबकि आप इंडिया में भी देखते होंगे कि लैंग्वेज बहुत क्रिटिकली लोग लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लैंग्वेज हमारा अधिकार है, वो हमारी एक आइडेंटिटी का पार्ट है। तो वही वहाँ पे भी था, जो वहाँ के लोग थे उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो वेस्टर्न पाकिस्तान है वो हमारे ऊपर डोमिनेशन दिखाना चाहता है। तो दे डिमांडेड फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फेयर शेयर इन पॉलिटिकल पावर। इसलिए वो चाहते थे कि उन्हें इक्वल और फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिकल पावर में। इसमें जो पॉपुलर स्ट्रगल थी वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेशन के अगेंस्ट में, वो किसने स्टार्ट की थी, शेख मुजीबुर रहमान। 1970 में क्या होता है, जब इलेक्शन होते हैं तो ये जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी होती है अवामी लीग, वो बहुत सारी सीट्स जीत जाती है। वन ऑल सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान एंड सिक्योर्ड मेजॉरिटी इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर होल ऑफ पाकिस्तान। मतलब उनके पास मेजॉरिटी होती है, वो पूरे पाकिस्तान में अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पर जो गवर्नमेंट थी वेस्ट पाकिस्तान की, वो तो कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी कि ईस्ट पाकिस्तान अपनी डोमिनेशन दिखाए, उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़े। इसलिए उन्होंने ये असेंबली ही कन्वीन करने से मना कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया। देखिए अब यही चीज़ें होती हैं। अब वो जब इतने पॉपुलर लीडर थे उन्हें अरेस्ट कर लिया, यही उनके साथ थोड़ा गड़बड़ हुआ। क्यों? क्योंकि जो लोग थे, मास मूवमेंट थी वो स्टार्ट हो गई बंगाल में, जिसे कि उन्होंने इवन सप्रेस करने की कोशिश की वेस्टर्न जो पाकिस्तान था उसने, और इसमें बहुत सारे लोग मर भी गए। तो फिर क्या हुआ, अब जैसे उनकी सप्रेशन स्टार्ट हुई तो लोगों ने क्या करा, उनके सबसे नज़दीक इंडिया था तो उन्हें इंडिया में माइग्रेट करना शुरू कर दिया। और हमारे पास तो वैसे भी पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है, उसमें ये माइग्रेटिंग पॉपुलेशन और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने ऐसा सोचा कि हम ईस्ट पाकिस्तान की मदद कर देते हैं कि वो इंडिपेंडेंस ले ले, ताकि उनकी जो लोग हैं वो अपनी कंट्री में ही रहें, हमारी कंट्री में माइग्रेट ना होके आए। इसलिए इंडिया ने उन्हें फाइनेंशियली और मिलिटरीली दोनों तरीके से हेल्प की। और फिर वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दिसंबर 1971 में, जिसके कारण फाइनली जो बांग्लादेश है वो बना। और जो बांग्लादेश बना तो देखिए बांग्लादेश में क्या था, ये जो बांग्लादेश की स्ट्रगल थी एज ए आइडेंटिटी, वो किस लिए स्टार्ट हुई थी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। तो इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना बांग्लादेश का तो उसमें जो वैल्यूज़ थी जिन्हें चेरिश करा गया वो क्या थी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। पर वही बात है, ये बातें लिखना आसान है, पर जब इन्हें इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। वही हुआ बांग्लादेश के केस में। यहाँ पे क्या हुआ, 1975 में जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और उसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो प्रेसिडेंट थे, तो वो ये चाहते थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी तो ज़्यादा प्रेसिडेंट को एक एरिया मिल जाएगा या ज़्यादा पावर्स मिल जाएगी
तो इसलिए उन्होंने इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अपने आप को बदलने की कोशिश की। और इवन उन्होंने अवामी लीग के बिना अगर कोई और पार्टी खड़ी होना चाहती है उसे भी अबॉलिश कर दिया। तो नेचुरली ये रिजेंटमेंट आना था। फाइनली उन्हें असैसिनेट किया गया, मिलिट्री अपराइजिंग हुई अगस्त 1975 में। देखिए बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का ही पार्ट था, तो ऐसा नहीं था कि वहाँ की मिलिट्री अलग थी, वहाँ की मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। और वही यहाँ पे भी देखने को आपको मिलेगा कि जब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो अच्छे से उन्हें लगा कि वो जो अथॉरिटी ज़्यादा दिखा रही है, तो उन्होंने क्या करा, मिलिट्री अपराइजिंग कर दी। और फाइनली जो ज़ियाउर रहमान है उन्होंने नेशनल पार्टी बनाई, जो ये मिलिट्री रूलर थे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल लीडर थे, मिलिट्री रूलर ने नेशनल पार्टी बनाई और इलेक्शन जीता। फाइनली उन्हें भी असैसिनेट कर दिया गया और फिर टेक ओवर किया गया लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा। तो वही बात आ जाती है कि ये जो हिस्ट्री थी उसका बहुत इम्पैक्ट था बांग्लादेश के केस में भी। फाइनली पीपल ऑफ बांग्लादेश रोज इन सपोर्ट ऑफ डिमांड फॉर डेमोक्रेसी। लोगों ने सोचा कि हम तो डेमोक्रेसी के चक्कर में हमने बांग्लादेश बनाया था, और ये बांग्लादेश में भी अगर हमें डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा। तो ये जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वॉज फोर्स टू अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन लिमिटेड स्केल। उन्हें फोर्स किया गया कि आपको कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक चलने देनी चाहिए। फाइनली वो एज अ प्रेजिडेंट इलेक्ट हुए 5 ईयर्स के लिए, और 1990 में उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ा। क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे उनके खिलाफ। और 1991 में फाइनली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, जिसमें कि मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते हैं और आज भी हो रहे हैं। तो इस तरह से ये जो बांग्लादेश था इसकी जो हिस्ट्री है वो इवॉल्व होती है, और आज बांग्लादेश में भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट करती है। फिर बात आती है नेपाल की। नेपाल की में हमने देखा कि पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। तो मोनार्की था तो उसमें क्या था, इवन तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉमन पीपल ऑफ नेपाल वांटेड मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बट किंग with help of army retained full control over government and restricted expansion of democracy in Nepal। कि चाहे वहाँ के लोग चाहते थे कि वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश हो, मगर किंग आर्मी की मदद से जो वहाँ पे डेमोक्रेसी की एक्सपेंशन था उसे रिस्ट्रिक्ट करता था और अपने अंडर सारा कंट्रोल रखता था। 1990 में स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो किंग ने ऐसा बोला कि ठीक है, मैं ये जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि ये ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मोनार्किस्ट जो थे, माओइस्ट थे, डेमोक्रेटिक, इन सब के बीच में ये सारी चीज़ें चलती रही। पर 2002 में क्या हुआ, किंग ने फाइनली पार्लियामेंट को अबॉलिश कर दिया और जो थोड़ी बहुत अगर डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ था भी वो भी ख़त्म हो गया। फिर 2006 में जो हमने पहले भी अपनी एनसीईआरटी के बुक्स में डिस्कस कर रखा है कि मैसिव कंट्री वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। और फिर फाइनली किंग को जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसे रिस्टोर करना पड़ा। और ये जो पूरी मूवमेंट थी वो काफ़ी हद तक नॉन वायलेंट थी, और इसमें जो मेन पार्टीज थी वो कौन सी थी, 7 पार्टी अलायंस थी, माओइस्ट थे और सोशल एक्टिविस्ट थे। और आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल है वो ड्राफ्ट किया गया 2nd कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, और जो कि 20 सितंबर 2015 में इफेक्ट में आया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले जो नेपाल था वो भी मोनार्की था, वहाँ पे मोनार्की थी, मगर आज वहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर बात आती है श्रीलंका की। हमने पहले ही बात किया है, इंडिया और श्रीलंका की अगर हम बात करें वो थ्रू आउट दैट टाइम वो मोस्टली डेमोक्रेटिक ही रही है। तो ये जो श्रीलंका है इसके केस में भी क्या था, श्रीलंका ने जो डेमोक्रेसी है उसे हमेशा रिटेन करके रखा है सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948। पर जो मेन प्रॉब्लम वहाँ पे थी, क्योंकि देखिए इंडिया में भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश रही है पर फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, और वो प्रॉब्लम्स या वो चैलेंजेस क्या है, वो मिलिट्री के द्वारा नहीं थे श्रीलंका में, वो थे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो सिंहालाज है, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो तमिल्स आए हैं माइग्रेट करके इंडिया से वो उनके लिए सही नहीं है। उनका ये लगता है कि जो श्रीलंका है वो सिंहालाज की जगह है, वहाँ पे तमिल्स नहीं होने चाहिए, वहाँ पे उन्हें कोई कंसेशन कुछ भी उनको मदद नहीं मिलनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट है देखिए वो भी हमेशा से, अगर वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो जीतने के
ख्याल से रहती है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत रहता है। तो उन्हें ये लगता है कि हम जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसे सेटिस्फाई करें ताकि हमें ज़्यादा वोट्स मिले, और ज़्यादा वोट्स मिलेंगे तो उससे क्या होगा कि हम जीत के आ सकते हैं। और यही श्रीलंका के केस में भी है। श्रीलंका के केस में भी गवर्नमेंट ने जो तमिल्स के कंसर्न्स थे उन्हें निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, और फाइनली ये जो निगलेक्शन होती है इसी के कारण मिलिट्री अपराइजिंग होती है, और यही हुआ, जो मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म था वो स्टार्ट हो गया। और 1983 में क्या हुआ, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, दैट इज लिटे, उसे फॉर्म किया गया, और उसने फाइटिंग और स्ट्रगल स्टार्ट कर दी ताकि जो तमिल्स के लिए श्रीलंका के अंदर एक अलग से कंट्री बन सके। इंडियन गवर्नमेंट को भी प्रेशर था, क्योंकि देखिए तमिल्स इंडिया में भी है, तो वो बोलते हैं कि जो श्रीलंका में तमिल्स हैं उनके जो इंटरेस्ट है उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाना चाहिए, उनके जो इंटरेस्ट है वो कहीं भी हर्ट नहीं होने चाहिए। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर था। इंडियन गवर्नमेंट ने टाइम एंड अगेन नेगोशिएट करने की कोशिश की, और फिर फाइनली एक अकॉर्ड साइन किया श्रीलंका के साथ, जिसमें कि इंडिया ने ऐसा बोला कि तमिल्स और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशंस है उन्हें स्टेबलाइज करने के लिए हम ट्रूप्स भेजेंगे वहाँ पे, जो कि 1987 से स्टार्ट किया। मगर जो इंडियन ट्रूप्स थे, पहली बात तो तमिल्स ही वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। फिर जो श्रीलंकन लोग थे उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो इंडियन ट्रूप्स उनकी कंट्री में आई है, ये उनकी जो इंटरनल मैटर है उसमें इंटरफेरेंस रख रही है, तो वो हॉस्टिलिटी इंडिया को दोनों साइड से मिल रही थी। और इसके कारण क्या हुआ, 1989 में ही इंडिया को अपनी पीस कीपिंग फोर्स जो उसने भेजी थी श्रीलंका में, उसे वापस बुलाना पड़ गया विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, कि उसका ऑब्जेक्टिव जो था कि वो जो रिलेशंस है उसे स्टेबलाइज किया जाए, वो नहीं हो पाया। और फाइनली गवर्नमेंट एंड लिटे साइन सीज फायर। ऑल्दो इन्होंने सीज फायर साइन किया, श्रीलंकन गवर्नमेंट और लिटे ने, नॉर्वेजियन जो कंट्री थी उसकी मेडिएशन के द्वारा, मगर वो बहुत कम चला, क्योंकि प्रॉब्लम वही थी कि मेन कंसर्न क्या है, लिटे का ये कंसर्न था कि तमिल्स के जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट किया जाए, पर गवर्नमेंट का मेन कंसर्न था सिन्हालास को उनकी जो डिमांड है उसे फुलफिल किया जाए। तो फाइनली इन अर्ली 2008 गवर्नमेंट वेंट ऑन ऑल आउट वॉर अगेंस्ट लिटे की। गवर्नमेंट ने सोचा कि लिटे की प्रॉब्लम को परमानेंटली ख़त्म करें, चाहे हमारे कितने रिसोर्सेज लगें, पर ये जो इशू है उसे रिजॉल्व करना चाहिए। तो इन मई 2009 जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी उसने फाइनली अनाउंस किया कि जो लिटे है वो ऑफिशियली डिफीट हो चुका है और ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एथनिक जो कन्फ्लिक्ट था उसे कई हद तक रिजॉल्व किया, पर वो इशू आज भी एग्जिस्ट करता है, और आपको पता है कि वो हमेशा चर्चा में भी रहता है। तो ये हो गया श्रीलंका की बात। अब इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। Soon after partition, two countries got embroiled in conflict over fate of Kashmir. इंडिया और पाकिस्तान की जब डिवीज़न हुई उसके बाद ही जो कश्मीर का इशू था वो हमेशा से चर्चा में रहा। आपको पता है हमने कश्मीर के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रखा है कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या इश्यूज़ है, कैसे हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, क्लास 12th की ही वो वीडियो है। तो वॉर बिटवीन देम इन 1947-48 65 फेल्ड टू सेटल द मैटर, जो कि आज भी मैटर सेटल नहीं हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबली गॉड नोस कि वो कब होगा। इन 1947-48 जो वॉर था उसके कारण हुआ क्या, POK बन गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडियन प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी है, उन दोनों में जो डिवीज़न था, डिवीज़न है बाय लाइन ऑफ कंट्रोल। इंडिया के पास जम्मू एंड कश्मीर का अप्रॉक्सीमेटली 55% लैंड एरिया है, जिसमें कि 70% ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, मतलब जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो रहती है। फिर पाकिस्तान के पास 30% लैंड है और चाइना के पास 15%। इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर वैली, लद्दाख और सियाचिन के अंडर है। इसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की वीडियो थी उसमें ये अच्छे से डिस्कस हो रखा है, तो आप अगर चाहें तो आप वहाँ से फॉलो इसे कर सकते हैं। वही बात आगे, जैसे इंडिया की हमने बात किया कि इंडिया एडमिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर वैली, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर, तो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को एडमिनिस्टर करता है, और चाइना सियाचिन को। वही मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो वो मर्जर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया का चैप्टर है उसमें आप इसको देख सकते हैं। फिर जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर के ऊपर के अराउंड रिवॉल्व नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे और भी इशूज़ है, जैसे वाटर डिस्प्यूट्स है। हमें पता है इंडस वाटर ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग 3 ईस्टर्न जो रिवर्स है
ब्यास, रावी, सतलुज वो इंडिया के पास है और वेस्टर्न इंडस, चेनाब और झेलम पाकिस्तान के पास है। पर फिर भी ये हमेशा इशू इसलिए अराइज रहता है क्योंकि ये जो डिवीज़न है इसके बावजूद भी जो इंडिया है उसका पलड़ा भारी रहता है। और फिर आर्म रेस है, वो तो हमें पता है कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान है इसमें आर्म रेस तो हमेशा से रहता है। दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं और देखिए यही न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ होने के कारण ही कहीं ना कहीं जो इश्यूज़ हैं वो इतना एस्केलेट होने की बजाय दब जाते हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ को पता है कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर वो चाहें तो वो एक दूसरे के खिलाफ यूज़ करके पूरी कंट्रीज़ को तबाह कर सकते हैं। इंडिया क्लेम्स कि पाकिस्तान जो है वो इंसर्जेंसीज रखता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है कश्मीर में उसे प्रमोट करता है, और इंडिया के केस में जो खालिस्तान मूवमेंट थी पंजाब में उसे भी पाकिस्तान ने ही प्रमोट किया था। और पाकिस्तान बोलता है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारी जो सिंध और बलूचिस्तान की जो प्रोविंसेस है उसमें इंटरफेरेंस करती है और वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें भड़काती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में ही एक दूसरे को लेके बहुत हॉस्टिलिटीज़ है। तो ये है इंडिया पाकिस्तान की बात। अगर आप बाकी कंट्रीज़ की बात करें जैसे इंडिया और बांग्लादेश की, ऑल्दो इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है वो बहुत स्टेबल है, पर फिर भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स हर कंट्री के साथ होते हैं, वो हमारे बांग्लादेश के साथ भी हैं। जैसे कि सबसे पहले रिवर वाटर डिस्प्यूट, हमारे और बांग्लादेश में हम 54 रिवर्स शेयर करते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही ट्रीटी आज तक बनी है, दैट इज़ गंगा वाटर ट्रीटी, जिसका नाम है फरक्का रिवर वाटर ट्रीटी। बाकी जितनी भी रिवर्स हैं उनके ऊपर जो ट्रीटीज़ हैं वो नहीं बन पाई हैं, जैसे तीस्ता रिवर हो गया, त्रिमुखी हो गया, ये सारी रिवर्स आप मैप में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। देखिए ये जो रिवर्स हैं वो कैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में शेयर होती हैं और इस वजह से इनके ऊपर ट्रीटी ज़रूरी है जो आज तक नहीं बनी है। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन अनहैप्पी विद बांग्लादेश डिनाइल ऑफ इलीगल माइग्रेंट। देखिए इलीगल माइग्रेंट जो है वो भी बांग्लादेश से आज भी इंडिया में आते हैं और इंडिया चाहता है कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट उस चीज़ पे वर्क करे, पर कहीं ना कहीं उस चीज़ में इंडिया को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है। और बांग्लादेश रिफ्यूजल टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश के थ्रू हमारे जो ट्रूप्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले जाएं। उससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा घूम के जाने के बजाय हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चले जाएंगे, हमारा टाइम वगैरह सेव होगा। पर बांग्लादेश इसको नहीं अलाउ करता है क्योंकि बांग्लादेश का कंसर्न है कि हमारी सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है। और भी बहुत सारे इशू जैसे लैंड और मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट है, जो कि हमें पता है कि मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसका जो फर्स्ट टर्म था उस दौरान ये जो इशू था लैंड एंड मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट वो रिजॉल्व किया गया था। वहीं यहाँ पे लिखा है डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस इंडिया एंड बांग्लादेश डू कोऑपरेट ऑन मैनी इश्यूज, जैसे इकोनॉमिक रिलेशंस है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट इश्यूज, इन सब पे हम लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया और बांग्लादेश की जो रिलेशंस है वो बहुत ख़राब है, रिलेशन सही है, बट स्टिल हाँ कुछ इश्यूज़ हैं जो कि रिजॉल्व होना बाकी है। अगर इंडिया और नेपाल की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। दोनों कंट्रीज़ में जो सिटीजन्स हैं वो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं विदाउट वीज़ाज एंड पासपोर्ट्स। तो ये नेपाल जो है मगर फिर भी कभी कभी चाइना कार्ड यूज़ करता है, जो कि मैंने पहले भी बताया कि जो भी कंट्रीज़ है ये नेबरिंग कंट्री हमारी, वो कहीं ना कहीं आके चाइना कार्ड यूज़ करती है अपनी नेगोशिएशन के लिए, वही नेपाल भी करता है। मगर इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी जो है उन्होंने माइस्ट मूवमेंट्स भी देखी है नेपाल में, मगर ले दे के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पर फिर भी इंडिया और नेपाल के रिलेशंस काफ़ी स्टेबल हैं। Some Nepali leaders and people feel that Indian government interfere in their internal affairs, जो कि हमेशा होता है। ऐसा बोला जाता है कि मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो ये फील करती है कि इंडिया हमेशा बिग ब्रदर वाला रवैया अपनाता है, और इस चीज़ में इंडिया को अपने ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ है वो इस चीज़ से हमेशा से हॉस्टाइल रहती है। इंडिया अगर श्रीलंका की बात करें तो वही एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का इशू है, अदरवाइज रिलेशन स्टेबल है। भूटान के साथ तो देखिए इट्स बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया इन्वॉल्व है भूटान के केस में। In spite of many conflicts, states of South Asia recognize the importance of cooperation and friendly relation. Example SAARC। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि कैसे
जो कंट्रीज़ हैं साउथ एशियन रीजन में, उनमें आपस में कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पर उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आके, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स ज़रूर हैं, मगर फिर भी आपस में फ्रेंडली और कोऑपरेटिव रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि सार्क एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारी कंट्रीज़ को ज्वाइन करती है। वो बात अलग है, इस समय सार्क की अस्तित्व को ही थ्रेटन है। क्यों है? क्योंकि अभी जो इंडिया और पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं आके सब चीज़ों को सप्रेस कर देती है। तो वही सार्क के केस में भी होता है। हाँ, पर फिर भी जैसे बिम्स्टेक वगैरह और सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके द्वारा कॉपरेशन जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है साउथ एशियन नेशन में। तो बस इसके साथ ये चैप्टर तो एंड होता है। हम लास्ट में समराइज़ करते हैं हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया। हमने देखा कि सबसे पहले जो साउथ एशिया रीजन है वो क्या है, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। फिर हमने हर किसी का पॉलिटिकल सिस्टम डिस्कस किया कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश हुई, इसमें क्या इश्यूज़ हैं। बांग्लादेश के केस में बात किया गया। फिर बात हुई नेपाल की। फिर उसके बाद हमने श्रीलंका में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में डिस्कशन किया। फिर हमने इंडिया और पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो देखे। फिर उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस है, क्या इश्यूज़ है बांग्लादेश, नेपाल वगैरह के साथ, वो हमने डिस्कस किए। तो इसके साथ ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।